आज उत्तर प्रदेश की दलितों की खास राजधानी आगरा में बीएसपी की सर्वजनहिताएं वे सर्वजन सुखाय की हो रही इस विशाल महारैली में यहाँ आगरा व अलीगढ़ मंडल के पार्टी के लाखों लाखों लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और वैसे भी आज आपकी इस अपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है। और ऐसा हो जाने पर फिर से उत्तर प्रदेश में यहाँ जनता के लिए न्याय व अमन चैन के अच्छे दिन जरूर वापस आ जाएंगे। और साथ ही यहाँ प्रदेश में हमारे संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का सपना फिर जरूर साकार होगा। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नीयत को भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे अरसे तक अर्थात लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। और इस बुरी स्थिति में थोड़ा उभरने के लिए अब ये कांग्रेस पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोट लेने के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की भी बात कर रही है, जो ये मात्र एक छलावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि वास्तव में इन लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ होती तो फिर ये कार्य इनकी अपनी खुद की रही सरकारों में ही काफ़ी समय पहले किया जा चुका होता। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के साथ साथ यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से संसद के अंदर व बाहर भी लगातार आग्रह करती रही है, अपील करती रही है, दरखास्त करती रही है, जिस पर केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार ने व वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक भी इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इसी स्वार्थ में कांग्रेस पार्टी ने अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज की उस बुजुर्ग महिला को यहाँ प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को खराब व गंदा करने के लिए यहाँ से दिल्ली में जाकर बसे उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार ठहरा दिया था।
और साथ ही जिसने दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार में, दिल्ली के अंदर अपनी सरकार में दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता यह कांग्रेस पार्टी को जल्दी से भी स्वीकार करने वाली नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग कितनी भी नाटकबाजी उत्तर प्रदेश में क्यों ना करते रहें, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है। इसके साथ साथ मैं बीजेपी के बारे में भी, इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग खासकर यहाँ विकास के नाम पर जो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं ये भी याद दिला देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक यहाँ राज किया है और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से फिर इस पार्टी को सन 1992 में यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी और अब केंद्र में भी इसी नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के हर वर्ग व हर जाति व हर धर्म के लोगों के साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण के लिए जो अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे, वे सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश यहाँ बुरे दिनों में ही तब्दील हो गए हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि जब देश में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय इनके प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे श्री नरेंद्र मोदी ने आपके उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में जाकर तो पूरे देश के गरीब व कमजोर वर्गों के लोगों को ये कहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि यदि केंद्र में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो फिर केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर गरीब व कमजोर वर्गों के जो लोग हैं तो उनको सरकारी जो राशन है वो सस्ता देगी, उनको चावल गेहूं सस्ता देगी। ये उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान। बिजली पानी ये फ्री दिया जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बीजेपी ने वायदा किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने ये भी कहा था कि पूरे देश के अंदर जिन लोगों के पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है तो केंद्र की सरकार उनको मकान सरकारी खर्चे से बनाकर देगी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब 2 वर्षों से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तो क्या गरीब व कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी राशन सस्ता मिल रहा है? क्या बिजली पानी आपको फ्री मिल रहा है या मकान आप लोगों को मिल रहा है? क्या मकान बनाकर दिए नरेंद्र मोदी ने? मैं समझती हूँ आप लोग हाथ हिला रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं दिए हैं। और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था, बीजेपी ने ये भी कहा था कि पूरे देश में जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। मैं बीजेपी से और श्री नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो बीजेपी ये बताएं कि पूरे देश में मजदूरों की मजदूरी कितनी बढ़ाई है। मैं समझती हूँ नहीं बढ़ाई है। और जहाँ तक किसानों का मामला है, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, ये कहा था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसानों को सुविधा देना तो बहुत दूर की बात रही, तो केंद्र की सरकार ने लगे हाथी
ऐसा भूमि अधिग्रहण कानून वो बनाकर ला रहे थे जिससे जो किसानों की अपनी जमीन थी तो वो भी केंद्र की सरकार लेकर देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को देने वाली थी। लेकिन हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर इसके खिलाफ काफी सख्त आवाज उठाई और नतीजा क्या हुआ, ये भूमि अधिग्रहण कानून फिर इनको वापस लेना पड़ा। अभी तक ये लोग इसको हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि ये इसको पास कर पाएं। जहां तक छोटे व्यापारियों का सवाल है तो पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान तो बीजेपी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जो छोटे व्यापारी हैं उनका खास ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अब तो नियम कानून ऐसे बना दिए हैं कि व्यापारी जो है तो वो भूखे मर रहे हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अर्थात अब वर्तमान केंद्र की सरकार उनके हित व कल्याण के लिए कार्य करने की बजाय अधिकांश या अपनी ताकत देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हित व कल्याण में ही लगाए हुए हैं, जिनके धन व बल की खास वजह से ही इस बार ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आसीन हुई है। और यही मुख्य वजह है कि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लाखों करोड़ रुपयों का कर्ज अब बड़ी आसानी से केंद्र की सरकार माफ कर देती है। और इस संबंध में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी बैंकों ने पिछले 3 वर्षों में ही यहाँ देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों द्वारा लिया गया लगभग 1,14,000 करोड़ रुपयों का कर्ज भी माफ कर दिया गया है। जबकि वही दूसरी तरफ अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बैंक से लाख या 2 लाख रुपए जैसी छोटी धनराशि का कर्ज लेने वाले छोटे किसानों व छोटे कारोबारी लोगों को कर्ज वसूली हेतु इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि फिर वे अधिकांश अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। और इसके लिए केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार के साथ साथ वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की कसूरवार व जिम्मेवार है। इसके साथ ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जनहित व जन कल्याण की अभी तक जो भी योजनाएं शुरू की गई हैं तो उनसे भी अधिकांश अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही लाभ मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर का भी लाभ करोड़ों गरीबों, नौजवानों व बेरोजगार लोगों आदि को मिलने की बजाय केवल यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही मिल रहा है। इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनहित व जन कल्याण के मामले में घोर विफलता के साथ साथ देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व व्यापक भ्रष्टाचार आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे कुछ भी जमीनी ठोस कार्य नहीं किए हैं जिसका विशेष संज्ञान लेकर आम जनता उसे सराहे या तारीफ करे। इसके साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर तो 100 दिनों के अंदर ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब लोकसभा का आम चुनाव चल रहा था तो उस समय बीजेपी ने और श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, पूरे देश के अंदर जा के ये कहा था अपनी हर चुनावी जनसभा में, आपके उत्तर प्रदेश में भी कहा था, आपके इधर आगरा में भी आकर कहा था कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है तो उस काले धन को 100 दिनों के अंदर वापस लाकर तो पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग गरीब हैं तो प्रत्येक गरीब मेंबर को 15 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये वायदा किया था। लेकिन मैं गरीब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको कोई 1 रुपया भी मिला है वर्तमान केंद्र की सरकार में? मैं समझती हूँ नहीं मिला है। अर्थात इनका ये खास चुनावी वायदा भी पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। और अब तो अपने देश में भी काला धन रखने वाले लोगों को उसे सफेद करने के लिए
पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने भी विशेष व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के उजागर होने वाले खासकर ललित मोदी घोटाला व मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तथा विजय माल्या घोटाला एवं छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार के हुए घोटाले आदि ये सभी साबित करते हैं कि बीजेपी में भी कांग्रेस पार्टी की तरह भ्रष्टाचार की जड़ें काफी ज्यादा गहरी हैं। इसके साथ साथ देश में खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण इन्हें भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर तो इसे धीरे धीरे निष्प्रभावी व कम करने तथा इसकी समीक्षा आदि करने की आड़ में खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि आपके आरक्षण को धीरे धीरे कम करने के लिए केंद्र की सरकार ने जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके काम ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं और प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो आपका आरक्षण वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में धीरे धीरे ये लोग खत्म करने के प्रयास में लग रहे हैं। आपका ना के बराबर आरक्षण इस सरकार में रह जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते इन वर्गों का काफी ज्यादा उत्पीड़न व शोषण हो रहा है। और इस मामले में दलित छात्र रोहित वेमुला कांड व गुजरात का ऊना दलित कांड तथा यहाँ उत्तर प्रदेश का दयाशंकर सिंह कांड आदि इसके खास उदाहरण हैं। इसलिए वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में परिवर्तित करने की मात्र घोषणा करने से वे कुछ मौकों पर कांग्रेस पार्टी की ही तरह दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनके साथ भोजन आदि करने से भी इनके समाज का पिछड़ापन व सामाजिक उत्पीड़न खत्म होने वाला नहीं है। और अब इन वर्गों के लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय, अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और इन सब मामलों में अब ये लोग बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल सहानुभूति व हमदर्दी नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। अर्थात अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ संविधान में खासकर समानता, बराबरी व आरक्षण आदि की जो भी इन्हें कानूनी अधिकार दिए गए हैं, तो उनको अब वे वास्तव में जमीन पर लागू होते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें अभी तक भी इन वर्गों के लोगों को कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। इनके अलावा जहां तक देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की अधिकांश मामलों में आए दिन खराब व दयनीय हालत में हो रही स्थिति का सवाल है, तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब ये लोग अपने जान माल में मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में बने रहते हैं। इसके साथ साथ पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से भी अब आए दिन इन लोगों के ऊपर यहाँ गोरक्षा, लव जिहाद,
देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र बनाने व धर्म परिवर्तन आदि की आड़ में भी काफ़ी ज़्यादा इनका शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के आम लोगों को भी शरीफ केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपने अब तक के 2 वर्षों से अधिक के हुए कार्यकाल में सरकार ने अपने अब तक के 2 वर्षों से अधिक के हुए कार्यकाल में अपनी इन सभी विफलताओं की वजह से देश की जनता को काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। लेकिन एक तरफ तो लोग, पूरे देश की जनता काफ़ी निराश है। हर मोर्चे पर केंद्र की सरकार फेल हुई है। लोग रोटी रोजी के लिए मोहताज हैं। गरीबी, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के जो मुखिया हैं, आरएसएस के जो हेड हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदू लोग हैं तो वो हिंदू लोगों के लिए, हिंदू लोगों को भी अपने ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आरएसएस के हेड बोल रहे हैं। लेकिन आरएसएस के हेड को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप हिंदुओं को ये तो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा बच्चा पैदा करें, ज़्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन आरएसएस के हेड को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो श्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र की सरकार को भी ये बताएं भूखे मरे हैं, रोटी रोटी के लिए तो कार्य है, और जब इनके ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो इनका कितना बुरा हाल होगा, आप उनके अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आरएसएस के मुखिया को हिंदुओं के ज्यादा बच्चा पैदा होने के साथ साथ ज्यादा बच्चे को पैदा करने चाहिए। लेकिन इसके साथ केंद्र में अपनी बीजेपी की सरकार को भी ये बताना चाहिए क्या उनके लिए वो रोटी रोटी का प्रबंध कर पाएंगे? मैं समझती नहीं कर पाएंगे। केवल सलाह देने से काम नहीं चलेगा, तो सलाह के साथ साथ उनकी सलाह से काम नहीं चलेगा, बल्कि सलाह के साथ साथ उनके लिए रोटी रोटी का भी प्रबंध करना होगा। इसके अलावा अब इस पार्टी की सरकार ने अपने देश के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने देश के राष्ट्रीय पर्वों का भी अधिकतर राजनीतिकरण कर दिया है। और इसी क्रम में अभी हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में काफी लंबा समय देकर अपनी केंद्र की सरकार के 2 वर्षों की जो भी उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वे अधिकांश हमें जमीनी हकीकत से लागू होती हुई नजर नहीं आ रही है। और फिर ऐसे हालात में कि भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश की भी जनता को भलाया कैसे अपने मूल मंत्र की अर्थात सबका साथ व सबका विकास वाली सरकार कैसे दे सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि 15 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कमीनो दिए गए अपने भारत के बाद से और खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हमले लेकर लोग ये भी संदेश जाहिर करते हुए हमें सुनाई दे रहे हैं कि देश में खासतौर से जनहित व जन कल्याण के मामले में केंद्र की सरकार के ज्यादातर विफल होने की वजह से अब यह खासकर उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने आप को सत्ता से काफी दूर जाते हुए देखकर अब ये केंद्र की सरकार अपनी सभी कमजोरियों और विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए जा सकती है। अब भारतीय सरकार उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में चुनाव होने से पहले या चुनाव के दौरान भी खासकर देश में आतंकवाद व तस्वीर के मुद्दे को भी लेकर युद्ध में भी जा सकती है, ऐसा इसके खास वजह से ही लोगों को देशभक्ति के जज्बातों में लाने के लिए ही इस बार बीजेपी व केंद्र की सरकार ने अपनी तिरंगा यात्रा भी शुरू की हुई है, ऐसा भी लोगों का मानना है। देखो ऐसे हालातों में भी केंद्र सरकार की अपनी इनकी कमियों व विफलताओं को ध्यान में रखकर
उत्तर प्रदेश की जनता को अपना वोट कतई भी बीजेपी को नहीं देना है। इसके अलावा इस पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी लेकर मेरा ये कहना है कि जब केंद्र में वर्तमान भाजपा सरकार देश की राजधानी दिल्ली की भी कानून व्यवस्था को भी घर से सम्मान नहीं करती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले अपने उत्तर प्रदेश की अब वर्तमान में ऑक्सीजन पर चल रही अपनी खराब दैनिक कानून व्यवस्था को भला ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कैसे संभाल सकती है। इन सब बातों की सुरक्षी उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर गंभीरता से विचार करके तब फिर अपने वोटों को सही पार्टी को भी देना होगा। और अर्थात आपकी सही पार्टी एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है। आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट देना होगा, वरना फिर अपना उत्तर प्रदेश हमेशा यहाँ अपराध प्रदेश ही बना रहेगा, जिससे प्रदेश का उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार की शुरू से चल रही गलत नीतियों व गलत कार्य शैली का सवाल है। तो इस बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि वैसे तो सपा की सरकार खासकर यहाँ अपराध अराजकता के लिए आम मानी जाती है, आम जानी जाती है, मानी जाती है, परंतु इस बार सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाने की वजह से शुरू से यह पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, अपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल यहाँ काफी ज्यादा आसमान तक पहुंचे हुए हैं, जिस कारण प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडागर्दी, अवैध कब्जे, सामुदायिक दंगे, ये तमाम आदि की जाते ये काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो दूसरा काम को कदापि नहीं बुलाया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 22 करोड़ जनता का न्याय के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है और अभी समय पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही यहाँ आए दिन हर प्रकार के अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, अर्थात हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अराजक व आपराधिक तत्वों का ही राज चल रहा है, जिसका भी विकास के कार्यों पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। और इतना नहीं बल्कि वर्तमान सत्ता सरकार में विकास के अभी तक जो भी थोड़े बहुत कार्य हुए हैं तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों की बीएसपी की सरकार में ही अनुवाद कर दी गई थी। और इस मामले में खासकर लखनऊ की मेट्रो रेल परियोजना व एक्सप्रेस वे परियोजना प्रमुख है, जो ये दोनों परियोजनाएं सन 2008 में ही बीएसपी की सरकार द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। लेकिन अब यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे हालातों में भी केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार का भी खामोश बने रहना, तो ये सब सपा व बीजेपी की विफलताओं व अंदरूनी मिलनी भगत को साफ तौर से दर्शाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता को प्रदेश जनहित व जन कल्याण के लिए जहाँ सपा के साथ कांग्रेस व बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। हालांकि कांग्रेस की तो हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप थोड़ा घना भी वोट ना डाल सके कांग्रेस वाले, इसका भी आपको प्रयास करना होगा। और बीजेपी जो सत्ता में आने का सपना देख रही है तो इससे इनके सपने को भी चकनाचूर करना होगा। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ही यहाँ सरकार बनानी होगी। और वैसे तो आप लोग जानते हैं
कि बीएसपी का सब जन हिताय वे सब जन सुखाय का ये एक नारा मात्र ही नहीं है, बल्कि ये हमारी पार्टी की मूल्य नीति व सिद्धांत भी है, जिसके आधार पर चलकर हमने अपनी पार्टी का संगठन ही नहीं बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी कई बार सरकार भी चलाकर दिखाई है। इसके साथ ही इसी नीति व सिद्धांत के आधार पर चलकर ही हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल में यहाँ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों के साथ साथ खासकर यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ ही अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। अर्थात अब बीएसपी में बहुजन समाज का ही नहीं बल्कि सब समाज का हित है, लेकिन ये सब विरोधी पार्टियों के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अब ये लोग बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसके विरोध में किस्म किस्म के दिनों में षड्यंत्र रच रहे हैं, गाने को हथकंडे आदि भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे प्रदेश की जनता को खासकर यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने तक जरूर सावधान रहना है। और इस संबंध में कुछ खास बातों की तरफ ध्यान दिलाने के साथ साथ पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशनरी मूवमेंट भी है, जिनके कार्यकर्ताओं व उनके समाज को बीएसपी की मिशनरी मूवमेंट से जोड़कर उन्हें फिर इस प्रकार से न बिकने वाला समाज के रूप में तैयार किया जाता है कि यदि किसी भी समाज का पार्टी से जुड़ा, हमारी पार्टी से जुड़ा बड़े से बड़ा नेता भी अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वार्थ में किसी भी विरोधी पार्टी के हाथों में चला जाता है तो फिर वे व्यक्ति अकेला ही जाता है, किंतु उसके साथ में उसका अपना खुद का समाज नहीं जाता है और फिर उसका समाज उसके स्थान पर अपना नया नेता तैयार करके पार्टी में आगे बढ़ता चला जाता है। और इस बात के माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी जो उनके बयान के बाद भी ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। और इसका उत्तर प्रदेश से जुड़ा ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में जहाँ कुछ विश्वास थी वो बिकाऊ लोग जो बीएसपी को छोड़कर गए हैं या निकाल दिए गए हैं, तो अब वे लोग विरोधी पार्टियों से अपने टिकट लेने के स्वार्थ में उन्हें खुश करने के लिए आए दिन जहाँ बीएसपी के ऊपर टिकट बेचने का गलत व झूठा आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि इस मामले में सच्चाई ये है कि इस किस्म के लोग अकेले हमारी पार्टी में ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी जरूर देखने के लिए मिलेंगे, किंतु मीडिया में इनके प्रचार व प्रसार के मामले में फर्क केवल इतना ही होता है कि ये लोग अर्थात मीडिया के लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े ऐसे आरोपों को ज्यादातर एक तो दिल्ली खबरों में चला के उसके खिलाफ ठंडा कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में कुछ दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग खासकर बीएसपी के मामले में अपना दोहरा मापदंड अपनाते हुए इस किस्म की खबरों को अधिकांश यहाँ चुनाव होने तक भी दिखाते रहते हैं। इसके साथ ही टिकट न मिलने की स्थिति में जब विरोधी पार्टियों के लोग अपने नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाते हैं तो तब फिर ये लोग अपने ऊपर इन आरोपों को पूर्ण रूप से गलत व झूठा बताते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यही लोग बीएसपी के ऊपर लगे इस किस्म के गलत व झूठे आरोपों को सही बताते हैं, तो इससे भी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति ये दोहरी मानसिकता साफ नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से एक तरफ तो विरोधी पार्टियों के लोग जानबूझकर षड्यंत्र के तहत खासकर यहाँ बीएसपी के बारे में इस बात का एक काफी गलत प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची हुई है, लोग आए दिन एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ये विरोधी लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यही विरोधी लोग
यही विरोधी पार्टियों के लोग बीएसपी के बारे में ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी के टिकट बेचे जा रहे हैं और एक एक सीट पर टिकट देने के लिए कई कई करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं, जबकि इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। किंतु फिर भी इस संबंध में यहाँ मैं विरोधी पार्टियों से ये बात जरूर पूछना चाहती हूँ, जब विरोधी पार्टियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत ठीक नहीं है, बीएसपी में भगदड़ मची हुई है, लोग आए दिन एक एक करके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ बीएसपी की ऐसी बुरी व खराब हालत में इस पार्टी का भला फिर कौन टिकट खरीद सकता है, ये भी सोचने की बात है। शायद इसका जवाब ये लोग कदापि नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी इनके विरोधाभास से ये बात तो जरूर स्पष्ट हो जाती है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों को काफी पीछे छोड़कर या काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और यही मुख्य वजह है कि विरोधी पार्टियों के लोग जानबूझकर एक छोटी सी रणनीति व षड्यंत्र के तहत खासकर न उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ऊपर आए दिन इस किस्म के गलत व झूठे आरोप लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के मुख्य दलित देश कोर्ट में भी बैंड लगाने के लिए अब बीजेपी के लोग यहाँ प्रदेश में धर्म की आड़ में भी इन्होंने राजनीति कर रहे हैं। और इस बारे में वैसे हमारी पार्टी के लोगों को ये मालूम है कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में बनी वर्तमान सरकार ने पहले अपने आरएसएस या अन्य सभी कट्टरवादी संगठनों के जरिए यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश में दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हिंदू हिंदू कहकर इन्हें अपने साथ में जोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इन वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी एवं दोगली मानसिकता के होने की वजह से जब इन्हें अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली है, तो तब फिर इन्होंने इन वर्गों के लोगों को बौद्ध धर्म की आड़ में भी पर्दे के पीछे से रहकर बीजेपी के साथ में जोड़ने की भी पूरी कोशिश की है। और इसके लिए इन्होंने आरएसएस के कुछ लोगों को नकली दलित बनाकर और इसके लिए क्या किया इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने आरएसएस के कुछ लोगों को नकली दलित बना के व साथ ही कुछ लोगों के सिर उड़वा के व नकली बौद्ध भिक्षु बना के उन्हें फिर बीजेपी व आरएसएस श्री नरेंद्र मोदी के भारत पर करने वाले कुछ जाने पहचाने वे स्वाति किस्म के बौद्ध भिक्षुओं के पीछे लगा के उनके जरिए फिर उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के खासकर गुजरात में घटित हुआ दलित पूना कांड, यह उत्तर प्रदेश में घटित हुआ दया शंकर सिंह कांड कांडी में अब यहाँ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को बीजेपी व आरएसएस के विरुद्ध इन्हें एक लाकर उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में लाकर इनको खड़ा कर दिया, जिससे इनके धर्म से जुड़े राजनीतिक षड्यंत्र की भी पोल खुल गई है। और फिर अंत में इन्हें अपनी इस यात्रा को बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा है। इस प्रकार से धर्म की आड़ में भी बीजेपी की स्वार्थ भरी व घिनौनी राजनीति से भी यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश के दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को हमेशा जरूर साथ में रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने तक विरोधी पार्टियों में से खासकर बीजेपी के लोग षड्यंत्र के तहत तिलक तराजू व तलवार वाले नारे को फिर से बदल बीएसपी के ऊपर ठोक कर या अपर कास्ट समाज के लोगों को भी गुमराह करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं, ताकि चुनाव में फिर बीएसपी को अपर कास्ट समाज के लोगों का वोट न मिल सके, जबकि इस नारे में कतई भी सच्चाई नहीं है। और यदि हमारी पार्टी अपर कास्ट समाज के प्रति ऐसी कुछ भी धारणा ऐसे हमारी पार्टी के अपर कास्ट समाज के प्रति ऐसी कुछ भी धारणा व सोच होती, तो फिर हमारी पार्टी अपर कास्ट समाज के लोगों को भी अपनी पार्टी के संगठन में उच्च स्थानों पर क्यों रखे और साथ ही इन लोगों को
अपनी पार्टी से MP, MLA, MLC, वे सरकार बनने पर मंत्री, वे विधान परिषद का चेयरमैन आदि क्यों बनाते हैं? इससे विरोधी पार्टियों के इस आरोप में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश पदाधिकारी दयाशंकर सिंह की तरह या विरोधियों द्वारा कभी भी मेरे खिलाफ और भी आपत्तिजनक व शर्मनाक बातें कही जा सकती हैं, जिन पर अब बीएसपी के लोगों को कतई भी भड़कना नहीं है, अर्थात आप लोगों को अपना संयम बना के रखना है। और जिनका जवाब आप लोग सुनो मेरी बात, और जिनका जवाब फिर बीएसपी की सरकार बनने पर इस किस्म के लोगों को कानून के तहत जरूर दिया जाएगा। और वैसे भी अपने लोगों को विरोधी पार्टियों की बीएसपी के नेतृत्व के प्रति उनकी अनाप शनाप भाषा व आरोपों को उस कहावत की तरह ही मानकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जैसे आसमान पर थूकने से अपना खुद का ही चेहरा गंदा होता है और फिर आसमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात से अपनी जगह ऊंचाइयों पर ही बना रहता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश व राज्यों में आजकल जितने भी छोटे मोटे अखबार व चैनल आदि चल रहे हैं, तो उन पर ज्यादातर धन व पैसा जहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही लगा होने के कारण अधिकांश नियंत्रण उन्हीं का ही होता है। और फिर ये लोग अपने अपने आर्थिक लाभ के लिए जिन भी पार्टियों से जुड़े होते हैं, तो चुनाव में उन्हीं पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए फिर वे इन अखबारों, चैनलों वे सर्वे कराने वाली एजेंसियों वे कंपनियों आदि का भी उनके पक्ष में खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीएसपी जैसी जो भी पार्टी देश के पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी दूरी बना के रखती है और सरकार बनने पर उन्हें कोई भी अनुचित लाभ आदि नहीं पहुंचाती है, तो फिर ये पूंजीपति व धन्ना सेठ लोग दुखी होकर बीएसपी जैसी उस पार्टी को चुनाव में राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए या अखबारों, चैनलों व सर्वे आदि का काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बात का खास उदाहरण सन 2007 का उत्तर प्रदेश का हुआ विधानसभा चुनाव है, जिसमें उस समय उनके अधिकांश अखबारों, चैनलों व सर्वे आदि की रिपोर्ट में बीएसपी को तीसरे व चौथे नंबर की पार्टी बताया गया था सन 2007 में। लेकिन जब नतीजा आया तो तब बीएसपी नंबर 1 की पूर्ण बहुमत की पार्टी बनकर उभरी थी। और ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की जनता को खासकर बीएसपी के मामले में यहाँ प्रदेश के पीछे से बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों द्वारा मीडिया व सर्वे आदि में आए दिन बीएसपी को नुकसान पहुंचाने वाली इनकी इस किस्म की हर खबर व रिपोर्ट से जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से कुछ महीने पहले मीडिया में शुरू में जिस एजेंसी व कंपनियों के सर्वे में बीएसपी को नंबर 1 की पार्टी बताया था, तो उसके पीछे भी वास्तव में यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की बहुत बड़ी साजिश ये थी कि ताकि उससे फिर बीएसपी के लोग जोश में आकर थोड़े ढीले पड़ जाए और फिर उनसे जुड़ी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को थोड़ा और मजबूत बनने का मौका मिल जाए। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को खासकर बीएसपी के मामले में अखबारों, चैनलों व सर्वे आदि की रिपोर्ट में आए दिन बताई जाने वाली षड्यंत्र से जुड़ी इनकी इस किस्म की सभी खबरों से जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में वर्तमान सरकार काफी बुरी तरह से विफल रही है। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, न दिन में है न रात में है। और ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में रक्षाबंधन के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों की कुछ महिलाओं से राखी बंधवाने की जो परंपरा मात्र निभाई है, तो उसके बारे में भी हमारी पार्टी का इनको ये कहना है
जब वे अपनी सरकार में प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो तब ऐसे में इनको जहाँ महिलाओं से राखी बंधवाने का बिल्कुल भी नैतिक अधिकार नहीं है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सत्ता सरकार के दौरान ही दिनांक 2 जून सन 1995 को श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार को बचाने के लिए उस समय जो मेरे पर जानलेवा हमला करवाया था, तो उस घटना को भी मद्देनजर रखते हुए ऐसी स्थिति में अब श्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को भी अब मेरे साथ जुआ का रिश्ता बनाने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा। अर्थात इनके ये सभी किस्से ऐसे लगते हैं जैसे दो जुए खाकर बिल्ली हज को चली। इसके साथ साथ इस पार्टी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी उत्तर प्रदेश में जुर्म जाति की कोई बड़ी घटना घटती है, तो तब उस घटना से जनता का ध्यान हटाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ही फिर ये समाजवादी पार्टी अपनी पारिवारिक लड़ाई को भी जानबूझकर आम लोगों के बीच ले ले आई और फिर स्थिति सामान्य होने पर ये एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। इसलिए इनकी सभी ड्रामेबाजी से भी प्रदेश की जनता को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों को मालूम है कि सपा और बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। केंद्र में बीजेपी की, यूपी में सपा की, और ये दोनों पार्टियां अंदर मिली हुई है। सपा और बीजेपी अंदर मिलकर चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे प्रसाद करा सकती है, यहाँ चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे सकती है, लेकिन मेरा हिंदू और मुसलमानों से सबसे ये कहना है कि आप लोगों को इसे हथकंडे के बहकावे में नहीं आना। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता को विरोधी पार्टियों के इन सभी हथकंडों व इन सभी षड्यंत्रों से सावधानी बरतते हुए या धर्म व जाति से ऊपर उठकर प्रदेश में अपने हितों में बीएसपी की ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की जरूर सरकार बनानी होगी। और इसके साथ ही मैं प्रदेश की जनता को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर हमारी सरकार द्वारा सर्वप्रथम यहाँ हर स्तर पर व्याप्त अराजक जंगल राज को खत्म करके यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में हर मामले में जहाँ अन्याय, अपराध, भय, सांप्रदायिक व भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण पैदा किया जाएगा। और इसके लिए आप लोग साइलेंट रहें। और इसके लिए विशेष अभियान के जरिए प्रदेश में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, सांप्रदायिक में अन्य सभी आपराधिक तत्वों को तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी असली व सही जगह होती है। और इतना ही नहीं, बल्कि सपा सरकार में जुर्म जाति के शिकार से दुखी व पीड़ित लोगों की थानों में अभी तक रिपोर्ट तक की दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी भी फिर रिपोर्ट दर्ज करा के FIR दर्ज करा के उन्हें समय से जरूर न्याय दिलवाया जाएगा। और उनके मुख्य दोषी लोगों के साथ साथ उन्हें बचाने वाले पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को भी फिर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में माफियाओं व दबंगों द्वारा खासकर सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को भी फिर जरूर मुक्त कराया जाएगा। और इनके मुख्य दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में आपके आग्रह से लगा हुआ जो मथुरा जिला है, तो वहाँ पर अभी कुछ समय पहले जो मथुरा कांड हुआ है, तो इस मामले में खासकर मथुरा कांड को भी किसी भी कीमत पर करने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में सब समाज से खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ ही यहाँ महिलाओं, छात्रों, युवाओं, बुजुर्गों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों
छोटे व्यापारियों व अन्य क्षेत्रों में लगे लोगों की सुरक्षा का तथा उनके हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जनहित व जन कल्याण के सभी जरूरतों को भी समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की सरकार ने वर्तमान सत्ता सरकार की तरह विकास का लाभ केवल यहाँ एक विशेष जाति व एक ही क्षेत्र के लोगों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों के लोगों का बिना कोई भेदभाव व पक्षपात के एक समान ही दिया जाएगा। और इस मामले में खासकर प्रदेश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का व अति पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी विकसित करने की तरफ भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस व बीजेपी की सरकार की तरह विकास के उत्थान अधिकांक्षा बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों का नहीं होगा मेरी सरकार में, और न ही उनके हिसाब से चयनित किए गए क्षेत्रों को पहले विकसित किया जाएगा, बल्कि इसके काम पर विकास के उत्थान यहाँ गरीब आम जरूरतमंद लोगों का व अति पिछड़े हुए क्षेत्रों का ही प्राथमिकता के आधार पर मेरी सरकार में किया जाएगा। और इन सब मामलों में मेरी पूर्व की सरकार की तरह आगे भी जहाँ अलीगढ़ में आगरा मंडल का पूरा ध्यान रखा जाएगा, विशेष ध्यान रखा जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और खासकर यहाँ आगरा में जंगले से जुड़े बड़ी छोटे बड़े कारोबारी लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ इन दोनों मंडल में अलीगढ़ और आगरा इन दोनों मंडल में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस विश्वास के साथ ही हमने आप लोगों से बता दूं, किंतु इससे पहले मैं खासकर मीडिया के माध्यम से या विरोधी पार्टियों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज बीएसपी की केवल 2 मंडल की अर्थात आगरा व अलीगढ़ मंडल की हुई इस विशाल सुंदरी महारैली में जो लाखों लोग अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर अपने खुद के साधनों से चलकर इकट्ठा हुए हैं, तो दूसरी पार्टियों की तरह एक सीट पर कई लोगों को टिकट देने की इकट्ठा नहीं की गई है, बल्कि इन दोनों मंडल में विधानसभा के सभी टिकट फाइनल करके जब ये विशाल समुद्री महारैली आयोजित की गई है, जिसे कामयाब बनाने के लिए मैं इन सभी दोनों मंडल के पार्टी संगठन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों का व आम कार्यकर्ताओं का तथा पार्टी द्वारा तय किए गए सभी उम्मीदवारों का भी, क्योंकि हमारे उम्मीदवार हेलो आज की जो विशाल महारैली है इसको कामयाब बनाने के लिए अच्छा ठीक मैं इन दोनों मंडल के पार्टी छोटे बड़े पदाधिकारियों का व आम कार्यकर्ताओं का तथा पार्टी द्वारा तय किए गए सभी उम्मीदवारों का भी पूरे दिल से आभार प्रकट करते हुए इस उम्मीद के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ कि आज आपकी बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली इस महान विशाल व समुद्री ताकत को देखकर अब मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि आपके आगरा व अलीगढ़ इन दोनों मंडल की भी जनता प्रदेश में बीएसपी की